5 बज चुके हैं और ये वक्त है 5 की पड़ताल का। लेकिन आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस की बहुत धूम है। इसी को लेकर मैं एक चर्चा करना चाह रहा हूं। आज कर्तव्य पथ पर केवल मार्च पास्ट नहीं हुआ, आज दुनिया ने सुपर पावर इंडिया का शक्ति परीक्षण देखा। जब आसमान में राफेल की गर्जना हुई और जमीन पर भारत की स्वदेशी मिसाइल गुजरी तो संदेश और संकेत साफ थे, कड़े भी थे, बड़े भी थे। ये वो भारत है जो खतरों को देखकर सहम जाए। ये वो भारत नहीं है जो घर में घुसकर मारना भी जानता है, सीमाओं की रक्षा के लिए अजय दीवार खड़ा करना भी जानता है। आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह यूरोपीय संघ के नेता टकटकी लगाकर देख रहे थे कि कैसे एक राष्ट्र अपनी जड़ों, यानी आप जानते हैं वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसको पकड़कर कैसे भविष्य की हाइपरसोनिक ऊंचाइयों को छू रहा है। एक तरफ वो स्वदेशी ताकत है जिसने दुनिया को चौंका दिया, दूसरी तरफ वो कूटनीति है जिसने भारत को विश्व मित्र बना दिया। आज इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा शानदार पैनल। उससे पहले रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र आज जब नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया गया तो वो केवल एक ध्वजारोहण नहीं बल्कि एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ते भारत का संकल्प था। 77वें गणतंत्र दिवस का परेड ये सिद्ध कर दिया कि भारत अब केवल तकनीक का खरीदार नहीं बल्कि निर्माता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में भारत ने अपनी सैन्य और संस्कृति का ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरी दुनिया ठिठक कर देखने को मजबूर हो गई। इस साल की परेड मेक इन इंडिया की एक चलती फिरती प्रदर्शनी थी। सेना के दस्तों में विदेशी हथियारों की जगह स्वदेशी तकनीक का बोलबाला रहा। डीआरडीओ द्वारा विकसित लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम, गहरी मार करने वाले इस रॉकेट सिस्टम ने भारत की आर्टिलरी शक्ति का परिचय दिया। साथ ही नई गठित भैरव लाइट कमांडो यूनिट के मार्च पोस्ट ने रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में भारत की बढ़ती पकड़ को दर्शाया। इस वर्ष का विशेष आकर्षण वंदे मातरम गीत के 150वें गौरवशाली वर्ष का पूरा होना रहा। परेड की शुरुआत में 1923 की ऐतिहासिक पेंटिंग्स की झलक दिखाई दी। देश के विभिन्न कोनों से आए कलाकारों ने दिखाया कि कैसे ये गीत आज भी हर भारतीय के रगों में देशभक्ति का संचार करता है। यूरोपीय संघ के दो सबसे शक्तिशाली नेताओं एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेन की उपस्थिति ने वैश्विक भू राजनीति में भारत के बढ़ते कद को रेखांकित किया। ये संदेश साफ था, भारत और यूरोप अब रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में नए युग की साझेदारी के लिए तैयार हैं। झांकियों में भारत के सेमीकंडक्टर मिशन और एआई के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों को प्रमुखता से दिखाया गया। परेड के हर दस्ते में महिलाओं की सशक्त भागीदारी ने विकसित भारत के समावेशी स्वरूप को पेश किया। 77वें गणतंत्र दिवस का ये उत्सव केवल बीते हुए कल की उपलब्धियों का लेखा जोखा नहीं था, बल्कि ये भविष्य के विकसित भारत 2047 के खाके का सजीव प्रदर्शन था। जब कर्तव्य पथ पर स्वदेशी टैंकों की गड़गड़ाहट और नभ में राफेल विमानों की गर्जना एक साथ गूंजी तो उसने दुनिया के सामने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत अब रक्षा और तकनीक के लिए किसी पर निर्भर रहने वाला राष्ट्र नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो उत्सव है जो पूरा राष्ट्र इसलिए भी मना रहा है, जिसने हमें बताया कि भारत सिर्फ और सिर्फ भीड़ का नाम नहीं है। हमें नागरिक बनाया, हमें बहुत सारी ड्यूटीज बताई, हमें बहुत सारे राइट्स बताए। हमारी कर्तव्य क्या है देश के प्रति वो भी आपको याद आना चाहिए। जब कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहरता है तो सबका सीना 56 इंच का हो जाता है, 66 इंच का हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, लेकिन
उस तिरंगे के साथ ये भी हमें याद रखना है कि हमारे कर्तव्य भी हैं इस तिरंगे के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति। इसी पर मैं एक सार्थक चर्चा करूंगा। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी मुझे नजर आ रहे हैं। रत्नाकर जी नमस्ते करता हूं, बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता कुशाग्र सक्सेना मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कुशाग्र भाई नमस्ते करता हूं, गुड इवनिंग, आपको भी बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और मेरे साथ जर्नल कोचर डॉक्टर राजन कोचर साहब जुड़ रहे हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, वन ऑफ माय फेवरेट पैनलिस्ट। कोचर सर आपको नमस्ते, आपको जय हिंद। और मेरे साथ अब से कुछ ही देर में यू के देवनाथ सर भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी मैं आपका तारुफ कराऊंगा। लेकिन इस डिबेट को मैं ओपन करूं, ऑब्वियसली जब मेरे सामने डॉक्टर राजन कोचर जैसा चेहरा हो तो मैं कहीं और नहीं जा सकता। और आज का दिन भी कोचर सर, आई वांट टू नो, आज 77 वर्ष और पूरे देश में जोशो खरोश उसी हिसाब का। मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने इस देश को सर्व किया है इन यूनिफॉर्म, और मैं हमेशा मानता हूं आप सब तो बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं, आपको देखते हैं, पढ़ते हैं। मैं यही मानता हूं, वंस इन अ यूनिफॉर्म ऑलवेज इन अ यूनिफॉर्म। वो डिसिप्लिन मुझे आप में नजर आता है, भले ही हम आप स्क्रीन के उस तरफ है, मैं यहाँ पर महसूस कर सकता हूँ। ये 77 सालों का जो हमारा गणतंत्र है, ये पूरा सफर डॉक्टर कोचर, जनरल कोचर कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले रोहित जी, आपको बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए, रिपब्लिक डे के लिए, और आपके व्यूअर्स को और को पैनलिस्ट को। भारत के लिए एक बहुत गौरवशाली दिन रहा है आज। जिस तरीके से भारतीय फौज की टेक्नोलॉजी, मिलिट्री ताकत पूरे वर्ल्ड को जाहिर की, और आपने क्वेश्चन पूछा कि इसको मेरी एक्चुअली जर्नी में, तो मैं आपको बता दूं कि जो टेक्नोलॉजी आज मैं फौज में देख रहा हूं, वो इस टाइप की टेक्नोलॉजी शायद फौज में पहले कमी थी थोड़ी इसकी, और जो हम बेसिकली कन्वेंशनल वॉरफेयर की तरफ हम अपने आप को तैयार कर रहे थे उन दिनों। आप जानते हैं कि 71 की वॉर, कारगिल का भी अगर मैं जिक्र करूं तो उस टाइम भी कन्वेंशनल वॉर की कैपेबिलिटी भारतीय फौज रखती थी, और जिस टाइप के वेपन प्लेटफॉर्म्स हमारे पास थे, वो एक नॉर्मल एक कट पीस बैटल होता है, हम उसको लैंड एयरफेयर, इसको एयरलैंड बैटल बोलते हैं, हम उसकी तैयारी करते थे। इसको आज मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा बदलाव हमारी फौज में, और ये शुरुआत हुई है डिफेंस रिफॉर्म से। अगर आपको याद होगा, 2020 के बाद जो डिफेंस रिफॉर्म्स आए हैं, सबसे पहला आया था, इसको डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 को हमने रिवाइज किया, जो नया आया। तो उसमें जो एक इसको इक्विपमेंट को अगर हमको इंपोर्ट करना होता था बाहर से, तो उसमें 5 से 7 साल लगते थे। और आप जानते हो कि 5 साल में कितने आपके जो आईफोन के आपके मॉडल आपके बदल जाते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी आपकी, जो 5 साल पुरानी आपकी टेक्नोलॉजी, और जो आपने एक्वायर एक्चुअली किया, बिकॉज बीच में हम बदल भी नहीं सकते हैं स्पेसिफिकेशंस को, तो वो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। और इसलिए आज मैं जो देख रहा हूँ, आज का जो युग है और आज की जो वॉरफेयर है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से फौज ने अपने आप को बहुत बदला है। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस टाइप का इक्विपमेंट आज इसको डिस्प्ले हुआ, आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट शुरुआत 10-12 साल से लगी हुई है इसके ऊपर, काफी इसको तवज्जो दिया जा रहा है। और आज अगर आपने देखा होगा, एक देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका सुरक्षा कवच जी। और इसका ये मतलब है कि हम जब एक सुदर्शन चक्र की बात करते हैं, और उसमें हमने, अगर आपने इसको सिंदूर को क्लोजली स्टडी किया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि हमारी जो एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी की वजह से हम सारी पाकिस्तान की
जितनी भी मिसाइल्स थी मिसाइल्स थी, ड्रोन्स थी, पाए और हमने एक भी उनको मिसाइल आसमान टारगेट में पे ही नहीं खत्म है। कर दिया। मैं तो बोल रहा हूँ, और आज तो ऑपरेशन सिंधु का फॉर्मेशन भी हुआ, वाकई वो सारी यादें भी ताज़ा हो गई। और एक बात हमेशा जो सरकार कहती है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। और आज भी आत्मनिर्भर भारत का जिक्र आपने किया। सर मैं वापस आऊंगा, एक एक ओपनिंग में ले लूं। आपने बहुत शानदार, और जो मुझे चाहिए था वो आपने मुझे दे दिया। कुशाग्र में आपके पास आ गया। कुशाग्र भाई, मैं अभी जनरल कोचर को सुन रहा था, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का भी जिक्र किया। हाउ डू यू सी दिस? आज वो आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन है वो धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है, कर्तव्य पथ पर उतरता हुआ नजर आ रहा है, कर्तव्यों का रोहित भाई, निर्वहन हो रहा है। कुशाग्र भाई, रोहित भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को, सब लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे लिए बहुत ही फक्र का दिन होता है आज का दिन। और अगर आप मुझे स्क्रीन पे दिखाएंगे तो मैं देशवासियों को और भाजपा को, तुरंत आपको ले खासतौर से आरएसएस और भाजपा को, एक संदेश यहाँ से मैं देना चाहूंगा आपके हाँ। चैनल के माध्यम से। हाँ बताइए। ये रत्नाकर जी भी अच्छे से देख ले, मोहन भागवत भी अच्छे से देख ले। हाँ। ये देश इस सबसे महान ग्रंथ से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलेगा, हाँ। जिसको हम सर माथे लगाते हैं। वाह। अब मैं आता हूं आपकी बात पे, जो बात शुरू करी हमारे कोचर साहब ने, मेजर जनरल जी ने। उनकी बात बहुत अच्छी है और हमें गर्व महसूस होता है कि आज हमारे पैनल में वो हमारे साथ सम्मिलित है। True. और मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपने बात करी कि मोदी सरकार में डिफेंस बजट जो है और डिफेंस की जो तकनीक है वो बड़ी है। हाँ। निश्चित देश आगे बढ़ा है कहीं ना कहीं, मगर जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। हाँ। अगर आप देखेंगे तो यूपीए सरकार में 2004 से 14 तक मैं तथ्य रख रहा हूं, हाँ। देश का जो बजट था वो 2.8 से लेके 2.8 से लेके 3% तक का हमारा डिफेंस बजट रहता था। हाँ। जो कि इस सरकार में पिछले 10 साल में मोदी जी के राज में 1.189 से 1.9% तक के सिर्फ बीच में रहा है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट, जो कि हमारे देश के लिए बेहद जरूरी है आज के डेट में, वो 0.6% और 0.7% से ज्यादा नहीं बढ़ा है। अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो डिफेंस में, रिसर्च में हमारा जो कैपिटल एक्सपेंस है वो घटा है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हमारे देश को जिस हिसाब से मिल जानी चाहिए थी 2004 से जो शुरू हुआ था, उसमें हम कहीं ना कहीं स्लो हैं। और इसी का नतीजा है कि जिस तरीके से ये पीआर सरकार जो चल रही है, प्रोपेगेंडा राज करो सरकार, जिसका खामियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ता है। सेना के शौर्य पे ना कभी सवाल था, ना है, ना कभी होगा। ये सेना की ताकत है, सेना का शौर्य है कि एक एक भारतीय आज पूरे उत्साह से, पूरी खुशी से गणतंत्र दिवस मना रहा है। मगर बात जब गणतंत्र दिवस की होती है तो गण की भी होनी चाहिए, तंत्र की भी होनी चाहिए। जिस तरीके से भाजपा और आरएसएस लगातार षड्यंत्र कर तंत्र को अपने कब्जे में लेके गण को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो मेरे देश के लिए घातक है। जब 26 जनवरी 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट किया था, तब यही आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। अरे 50 साल से ज्यादा तो इन्हें अपना देश का तिरंगा बांधने में लग जाते हैं, और ये आज आके बड़ी हंसी की बात है, ये संविधान दिवस मना रहे हैं। मुझे इसी बात पे, इनकी हिपोक्रेसी पे शर्म आती है पूरे देश को, कि जहां एक तरफ इनका एजेंडा आरएसएस को और भाजपा का केवल नफरत फैलाना, धार्मिक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को देश में बढ़ाने का है, उस तरीके से भी इन्हें, तब भी उसके बावजूद इस देश में इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। और रोहित भाई, 2024 का अभी चुनाव को 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, मगर अगर आप देखेंगे, आपने रिपोर्टिंग करी थी किस तरह भाजपा के जो उम्मीदवार थे, सांसद थे, किस तरह लोगों को जाके बोल रहे थे कि हमें मौका दो, हम संविधान बदल देंगे। ये संविधान विरोधी ताकतें जितनी कोशिश कर ले, 26 जनवरी 1950 को जो दिन लिख दिया गया था, ये देश इस कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलेगा। लेकिन कुशाग्र भाई, ये शक क्यों हो जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते? एक एक ओपनिंग ले लूं, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास कुशाग्र भाई। मैं आपको बताता हूं, आप 10 सेकंड दीजिए, क्यों नहीं मानते। अगर आप देखिए, अगर आप इनका इतिहास देखेंगे, गोवलकर की बंच ऑफ थॉट देखेंगे, जिन्हें ये गुरुजी बोलते हैं, इन्होंने संविधान का सम्मान किया कब है? ये तो हमेशा से संविधान विरोधी रहे हैं। ये तो तथ्य है, हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स है कि भाजपा और आरएसएस, एक ओपनिंग ले लूं, उसके बाद प्लेटफॉर्म खोल रहा हूं आप लोगों के लिए। एक ओपनिंग ले लूं रत्नाकर भाई की। रत्नाकर भाई, वैसे तो मैं शुभकामनाएं पहले दे चुका हूं, एक बार फिर से देता हूं आपको शुभकामनाएं, लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए, आज कर्तव्य पथ पर ईयू से जुड़े हुए अधिकारी, उनकी चीफ बैठी हुई थी, नजर आ रहा था। एक वक्त पे ईयू कहता था कि कहाँ भारत है क्या, भारत में सिर्फ धूल है, मिट्टी है, और है क्या। हालांकि वो लोग इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए आते रहे, लेकिन आज वो बिल्कुल स्टन्ड होकर देख रही थी कि क्या मैं वाकई भारत में बैठी हुई, टेक्नोलॉजीज भारत के पास है, हम यूरोपियन यूनियन करते रह गए, और भारत ने आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को
तकदीर में बदलना शुरू कर दिया। मैं आ रहा हूं कुशाग्र भाई, एक ओपनिंग ले लूं बस, फिर तो आप ही का शो है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी रोहित जी, आपको भी गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरे को पैनलिस्ट को और सारे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले दो कमेंट्स जो है वो कांग्रेस के जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं उनके ऊपर करना चाहता हूँ। अभी उन्होंने बोला और बजट का आंकड़ा दे रहे थे कि हमारे शासन काल में जो है ये बजट इतना हमने किया। हाँ, 2.8 से 3%। यस। रक्षा बजट तो ये बनाते थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, लेकिन वो बजट का उपयोग होता था कि दूसरों के लिए दुरुपयोग होता था। हाँ, ये महत्वपूर्ण बिंदु है ना। आप बजट बनाते थे लेकिन उस बजट का घोटाला करते थे। आप विदेशों से जो सामान हमारे देश में खरीद के लाते थे उस पे एक मोटा कमीशन जो है खाकर बैठने का काम करते थे। और ये कह रहे थे अगर बजट ये इस्तेमाल किए रहते हमारे देश के जवानों के लिए, हाँ, तो हमारे देश के जवानों को कभी बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं मिले भाई? प्रश्न तो ये जनता जानना चाहती है। फिर बात करूंगा इस पर। प्रश्न तो ये जनता जानना चाहती है, हाँ, कि बर्फ में हमारे जवानों को जो है बूट क्यों नहीं दिलाए जाते थे? हाँ, हमारे जवान मजबूरी में इस तरह के हालात में सीमा की रक्षा करने के लिए मजबूर रहते थे। हाँ, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के, बिना बूट के, बर्फबारी में उसी तरह से जवान जो है सीमा सुरक्षा करते थे। तो ये तो हालात थी और नफरत फैलाने की बात करते हैं भाई। अगर मैं यहीं पे पूछ लूं इनसे, रोहित जी, कुशाग्र जी से, कि उमर खालिद और शर्जील इमाम पे आपके क्या वक्तव्य है? हाँ, ये नहीं बता पाएंगे या गोल गोल घुमाना शुरू मैं बताता हूँ कारण उसका ये है कि अगर मैं आपसे पूछ लूं मुझे बोलने दीजिए तो फिर नहीं तो आप गलत बात करते। कुशाग्र भाई 1 मिनट कुशाग्र भाई 1 मिनट नॉन स्टॉप दीजिए। पहले पास अगर 10 तथ्य होंगे तो मेरे पास 100 तथ्य हैं कुशाग्र भाई। ठीक है, आप अपने समय में बोलिएगा, आप अपने समय में बोलिएगा, मुझे बोले। इतना उग्र ना होइए, फिर से मैं कह रहा हूँ, इतना उग्र ना होइए कुशाग्र जी, शांति रखिए। नहीं बोल पाएंगे, मैं ये कह रहा हूं। आज नफरत तो ये फैलाते हैं देश भर में, उन्मादियों को, आक्रांताओं को सपोर्ट करने का काम किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने किया है। धर्म परिवर्तन का काम किसने किया है अपने शासनकाल में? कांग्रेस पार्टी ने किया है। तमाम जो है हिंदुओं को अपमानित करने का, हिंदुत्व को अपमानित करने का काम किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो ये सारी देश की जनता इस तथ्य से परे नहीं है। अब मैं आना चाहता हूं आपके सवालों पे। देखिए रोहित भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत की संकल्पना इस देश के लिए लिया है जी, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने बता दिया है, हाँ, कि भारत जो है वह विकास का सिर्फ नारा नहीं देता, अब भारत जो है विकास की एक पहचान बन चुका है। भारत प्रथम की नीति से हमने सर्वांगीण विकास किया है और समावेशी विकास किया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत किस तरह से पूरे विश्व में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है और भारत किस तरह से पूरे देश में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले कुछ साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। जो $5 ट्रिलियन का हमने एक टारगेट सेट किया है, वो भी आने वाले कुछ समय में हम अचीव कर लेंगे। ओके, मैं बोलूं कि बोलिए भाई। देखिए, ये वही भारत है। लाल किले की प्राचीर से आज भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि हमने ऊर्जा में किस तरह से अपना भारत को आगे बढ़ाया है। हाँ। आज सोलर एनर्जी की बात मैं कर लूं तो 30 गुना, उन्हीं के वक्तव्य में बता रहा हूं, 30 गुना सोलर जो है एनर्जी हमने बढ़ाने का काम किया है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। 6 सेमीकंडक्टर्स जो है वो हमने स्थापित करने का काम इस देश में किया है। उन्होंने ये भी कहा ईयर एंड तक भारत अपना चिप बनाने में सक्षम हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने अपने स्वदेशी हथियारों से उन माँ बहनों के अपमानों का बदला लिया और उनको, जो पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी थे, उनके आका थे, उनको धूल चटाने का काम किया और उसके निशान आज भी वहां पे मिलते थे। और देखिए, उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, नहीं बह सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है। और आपने भी कहा ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, हमने सिर्फ स्थायी तौर से नहीं बंद किया है, हमने सिर्फ विराम लगाया है। जब भी इस देश को जरूरत लगेगी हम ऑपरेशन सिंदूर फिर से करेंगे। मैंने आपको 4 मिनट दे दिए,
रत्नाकर भाई ओपनिंग में 4 मिनट आपको दे दिया, अब कुशागर इस पे कुशागर सब कुछ अच्छा जा रहा है। और जो बात रत्नाकर जी ने कही कि जब आप 2.8 से 3% बजट का खर्च करते ही थे, तब भी जो आरोप उन्होंने लगाए, भारतीय जनता पार्टी यही आरोप तो लगाती थी कि बजट जरूर पास हुआ, फिर कभी कुछ हो गया, कभी बोफोर्स हो गया, कभी जूते आने तो कुछ और आ गया, ग्राउंड पर गया नहीं पैसा। अगर ग्राउंड पे नहीं गया होता तो डीआरडीओ जैसे संस्थाओं की, टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की और कैपिटल एक्सपेंस जिस तरीके से यूपीए सरकार और कांग्रेस सरकार ने लगातार 70 साल से बढ़ाने का काम करा है, उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी सेना अगर सशक्त हो रही है। मेरा ये कहना है, कांग्रेस पार्टी का लगातार ये कहना है कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से कैपिटल एक्सपेंस हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से इन्होंने लगातार उसको स्टैग्नेंट रखा हुआ है। कांग्रेस के टाइम पे यूपीए काल में 2.8 से 3% का डिफेंस बजट था, जिसे और बढ़ाने की जरूरत थी। बिकॉज चाइना लगातार ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान लगातार अपने संबंध दूसरे देशों से अच्छे कर रहा है। जरूरी है हमें अपनी बॉर्डर सिक्योरिटीज और मॉडर्न वॉरफेयर में अपने आप को एडवांसमेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। और मेक इन इंडिया का हाल, अगर प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से मेक इन इंडिया का नाम नहीं लेते और ये लोग बात करते हैं मेक इन इंडिया की, जिस तरीके से इंडिया की हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को 95% स्टार्टअप्स इनके राज में बंद हुए हैं। और जो अगर आज यूनिकॉर्न बने हुए उसमें से 90% स्टार्टअप 2014 से पहले शुरू हुए। और ये बात करते हैं नफरत की। मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल से कि जिस तरह ये हिंदुओं की बात करने का तो इन्हें कोई हक भी नहीं है। ये हिंदू धर्म जो ठेकेदार बने फिरते हैं, शंकराचार्य जी का नहीं, आज उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, ये लोग आज नहीं किया, आज आप शुरू कर रहे हैं। हमारे हिंदुओं में संत शिरोमणि श्री शंकराचार्य जी अनशन पे बैठे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि खालिद पे बोल दीजिए, बर्बरता ये साधु संतों के खिलाफ ये कर रहे हैं। मणिकर्णिका घाट पे क्या चल रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जहां भी भाजपा मैं इस चीज पर भी डिबेट करूंगा कुशागर, आई प्रॉमिस यू मैं इस पर भी डिबेट करूंगा। तब ये देश को बांटने का काम आज से नहीं, अंग्रेजों के साथ मिलकर करते आ रहे हैं। इनका तो इतिहास रहा है कि 50 साल से ऊपर इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया अपने आरएसएस हेडक्वार्टर पे। गोवलकर तो सरेआम आरएसएस संविधान के विरोध में रहता था। बंच ऑफ थॉट्स में पढ़ लीजिए, क्या वो बोलते हैं कि हम मनुस्मृति के समर्थक हैं। कुशागर भाई, आज का दिन ठीक है ये सब बातें करने का कि आरएसएस ने झंडा फहराया, अभी वो कहेंगे 150वां वर्ष मना रहे हैं वंदे मातरम का, कांग्रेस ने उसको एडिट किया था, अभी वो बोलेंगे रत्नाकर जी। किसी ने, देखिए मैं आपको नहीं बता रहा। जी रोहित भाई, देखिए पूरे संविधान कुशाग्र भाई जो डिबेट का मुख्य पॉइंट है उससे हट करके ये तमाम बिंदुओं पे जा करके और बात करेंगे। नहीं, सही बात है, हर बिंदु का मेरे पास जवाब है। लेकिन मैं आज सिर्फ और सिर्फ भारत के विकास के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। इन्होंने करी, मैंने नहीं करी। मैं तो कोचर जी की बात का समर्थन कर रहा था। उमर खालिद को बता दीजिए, आप सपोर्ट करते हैं कि उमर खालिद को, शुरू कर दो ना। उमर खालिद के वक्तव्य के बारे में रत्नाकर जी वो कह रहे हैं उमर खालिद इतने वक्त से अंदर है, आपने अभी तक फिक्स कर दीजिए ना, चार्जशीट डाल दीजिए ना, सब कुछ कर दीजिए। मैं आ रहा हूँ, आप मैं प्लीज आज का दिन बहुत अच्छा है कुशागर भाई, हम तो रोज लड़ सकते हैं, रोज संवाद कर सकते हैं, विवाद भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं करना चाहिए। मैं कोचर साहब के पास जा रहा हूँ, मैं कोचर, फिर मैं वापस आ रहा हूँ आप लोगों के पास। एक बार कोचर साहब के पास जा रहा हूँ। मेरा भी तो सौभाग्य है, कोचर साहब मिले हैं मुझे आज के इस पावन दिन पे। कोचर सर, जनरल साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, अभी आपने जिक्र किया कन्वेंशनल वॉर का, अभी कुशागर भाई ने जिक्र किया मॉडर्न वॉरफेयर का, और एक बात तो बिल्कुल सच है ना, हम अपनी आंखें तो नहीं बंद कर सकते। चाइना क्या कर रहा है हम जान ही रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ते जान ही रहे हैं, बांग्लादेश के साथ क्या रिश्ते हैं जान ही रहे हैं, श्रीलंका में क्या कुछ हो रहा है। हमारे आसपास तो चीज़ें बहुत अनस्टेबल हैं। इस दिशा में हमारा देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? एक आम भारतीय के तौर पर ये क्वेश्चन है मेरा सर आज। कोचो सर, इसको बहुत एक सर्चिंग क्वेश्चन है आपका, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। बिकॉज एक आम देशवासी को लगता होगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन खराब हुए, हमको पता भी नहीं चला। और जो हमारी इंटेलिजेंस थी बांग्लादेश में, जैसे कि रॉ काम करती है, तो रॉ को भी पता नहीं था कि इस टाइप की सिचुएशन बांग्लादेश में डेवलप हो जाएगी। नेपाल के साथ हमारे रिश्ते एक्चुअली खराब हुए हैं, बिकॉज हमने देखा कि वहाँ पे उसको काला पानी का जो एरिया है और जो लिपू लेक का एरिया है, जो आपका बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो आपका बड़ा है, और चाइना की भी उसमें दखल रही है। फिर हमने जो अपना पाकिस्तान के साथ हमारे जो अभी रिलेशन जो चल रहे हैं और चाइना के साथ जो हमारी हालत है, तो ये सारी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंटर मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। पॉलिसीज आप अच्छी बनाते हैं, आप
वेल मीनिंग बनाते हैं, पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत के विरुद्ध काम कर रही हैं। और अगर आप हर एक इंसिडेंट को एनालाइज करें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट क्यों हुआ जी। और उसके पीछे कौन था, और कितनी बार अमेरिका के सेनेटर्स ने पिछले एक साल में बांग्लादेश को विजिट किया है जी। और अमेरिकन आर्मी भी वहां पे आई है और अपने बेसिस को भी चेक किया, और एक रखिन कॉरिडोर की बात हो रही है बांग्लादेश में, जो अमेरिका चाहता है कि उसको बांग्लादेश उसको सिक्योर करे, बिकॉज अमेरिका का इंटरेस्ट म्यांमार में है और इसीलिए अमेरिका अपना बांग्लादेश आना चाहता है। म्यांमार में आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जी। जो चाइना का जो पूरी कंट्रोल में काम करता है। जब आप एक बार इसको जियोपॉलिटिक्स को एक्चुअली पढ़ेंगे ना, तो चीजें आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी, बिकॉज अगर आप आइसोलेशन में फॉरेन पॉलिसी को अगर आप उसको इवेल्युएट करने लग जाएंगे कि इसको बांग्लादेश से खराब हो गया, उससे खराब उससे खराब हो गया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि खराब क्यों हुआ और उसकी वजह कौन है। ट्रू। उसकी भारत वजह नहीं है। तो जब आपको ये समझ आ जाएगा कि इसको भारत इसकी वजह नहीं है और कोई वहां पे फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं जो लगी हुई हैं इस सिचुएशन को खराब करने के लिए, कि भारत का जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको वहां पे आपके लग जाए। भारत की इकोनॉमी जिस तरीके से अभी आगे बढ़ रही है, इसको फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी इसको वर्ल्ड की इसको बन के जापान और यूके को हमने पीछे छोड़ दिया है। जिस तरीके से देखिए, हमारे पास कोई ऐसा मैजिक वैंड नहीं है गवर्नमेंट के पास। पैसा उतना ही है और उस पैसे में आपने डिफेंस को भी देखना है, आपने रेलवेज को भी देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है, एजुकेशन भी देखना है, आपने हेल्थ केयर भी देखना है। बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है गवर्नमेंट को। सही बात। तो इसको ये बोलना कि इसको कम कर दिया उसको ज्यादा कर दिया, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। जहां पे आपको ऐसा लगता है थ्रेट है, क्योंकि आज अगर गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे रही है जो शायद पहले नहीं देती थी, तो उसकी एक्चुअली वजह यह है कि आज जो आपका जो थ्रेट है, जो आपकी थ्रेट परसेप्शन है, वो आपकी बढ़ गई है, आपकी चुनौतियां बढ़ गई हैं। और सिंदूर में हमने एक्चुअली देख लिया, सामने हो गया कि इसको लड़ाई आपको टाइम नहीं देगी, नहीं आपको एक प्रिपेयर करने का टाइम नहीं देगी, आपको एक कंटिन्यूसली आपको देना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ दिए फौज को कि आप उसको एक साल में खत्म कीजिए और आपके जो भी आधुनिक हथियार आपको चाहिए, आपको ड्रोन चाहिए, आपको मिसाइल चाहिए, और आपको जो आपको सर्वेलेंस इक्विपमेंट आपको चाहिए, आपको एयर डिफेंस के लिए क्या चाहिए, आपको एमुनिशन चाहिए जो बाहर से आपको इंपोर्ट करना है, वो सारी आपको परमिशंस मिली। और जो उसी एक पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, इसको आप इसको पॉलिटिकल अगर इसको दायरे में एक्चुअली ले जाएंगे तो ये 1 घंटे के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके व्यूअर्स को जीरो इसको समझ नहीं आएगा कि वो क्या एक्चुअली उसको 1 घंटे में उसने सुना। तो एक क्वालिटी आर्गुमेंट अगर हम इसको अपने सामने रखें और कुछ टेक अवे, जो लोग आपका प्रोग्राम एक्चुअली देख रहे हैं उनको ऐसा लगना चाहिए कि आज इस प्रोग्राम के बाद शायद हमारी कुछ डाउट्स क्लैरिफिकेशन, हमारे माइंड में जो चीजें चल रही है वो साफ हुई हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको वैल्यू एडिशन जिसको बोलते हैं, वेरी राइट। तो इसको वैल्यू एडिशन हर एक प्रोग्राम में होनी चाहिए। हम आपस में एक्चुअली झड़ते रहेंगे, जब कांग्रेस पावर में था तो बीजेपी झड़ता था उसके साथ, और जब इसको बीजेपी आया तो कांग्रेस शुरू हो गया। तो इस यू नो अक्रॉस पार्टी लाइंस अगर आप इसको एक डिस्पैशनेट इस आर्गुमेंट को एक डिस्पैशनेट अपने तरीके से देखें, तो इसको कांग्रेस ने भी फौज को निगलेक्ट किया था, बीजेपी ने भी इसको फौज को निगलेक्ट किया कुछ हद तक। जो आज जो मैं इसको बदलाव देख रहा हूं 4-5 साल में, वो 4-5 साल का अगर पीरियड अगर मैं उसको अलग रख दूं, तो आप इसको देखेंगे कि जो भी एक्चुअली गवर्नमेंट है उसको सोच क्या है, इसको रोज उनकी उसको सोच है लड़ाई तो लड़ने वाली नहीं है, इसको लड़ाई तो आने वाली नहीं है, तो उसको फौज को पैसे क्यों दे, हम इससे अच्छा ये अपने हाईवेज बना लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते खर्च कर लें, ट्रू, ये अपना हॉस्पिटल्स बना लेते हैं। तो गवर्नमेंट की एक्चुअली सोच है, बिकॉज जहां से वोट मिलता है
इसको वहीं पे गवर्नमेंट पैसे लगाती है, आपको फौज से वोट नहीं मिलता। तो इसीलिए एक हार्ड फैक्ट है, मैं बता रहा हूं, और ये कोई इसको पार्टी लाइंस में नहीं है, इसमें बीजेपी भी उसको इन्वॉल्व है और इसमें कांग्रेस भी इन्वॉल्व है, दोनों इन्वॉल्व। कोचर सर, हम तीनों ना यहाँ पे, हम तीनों, कोचर सर हम तीनों भी मौजूद हैं यहाँ पे। मैं हूँ, कुशाग्र है, रत्नाकर जी हैं। आप बोल रहे हैं ना हम एक स्टूडेंट की तरह ही सुन रहे हैं। कोचर सर, आप जो कह रहे हैं ना, हम तीनों एक स्टूडेंट की तरह सुन रहे हैं, एक आम इंडियन की तरह सुन रहे हैं कि कोचर साहब जो बात कह रहे हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कोचर साहब, अब एक पॉइंट और, जब हमने इतनी, मैं वापस आ रहा हूँ कुशाग्र, रत्नाकर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन कोचर सर एक पॉइंट और, क्योंकि आप जियो पॉलिटिक्स को भी बहुत शानदार तरीके से समझते हैं। अभी हमने अनस्टेबिलिटी की बात की, खुद कुशाग्र ने जिक्र किया, बांग्लादेश में देखिए क्या हो रहा है, उधर देखिए, इधर देखिए, बहुत अनस्टेबिलिटी है। आप मिडल ईस्ट की तरफ चले जाइए, वहाँ तो बवाल ही मचा हुआ है, हर कोई कह रहा है तेल का खेल हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप है, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ। उसके बीच में ईयू के साथ, यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स का जिक्र हो रहा है। ये क्या है, ये कितना इंपॉर्टेंट है सर? ये इसको मैं आपको बताता हूं। हाँ, आज डोनाल्ड ट्रंप ने ईयू को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है इसको भारत के बनस्बत। अच्छा, ईयू ऐसे नहीं आएगा भारत में, बिकॉज आज जो ईयू है वो ऐसे कॉर्नर में जा चुका है, रशिया के पास जा नहीं सकता, अमेरिका के पास आ नहीं सकता, चाइना के पास इसको मुश्किल है जाना। तो कौन बचा, मुझे बताइए, कि जो आज इसको ईयू को एक स्टेबिलिटी देगा, और वो है भारत। True. और इसीलिए आज आप इसको देख रहे हैं। हाँ। ये भारत की इंपॉर्टेंस क्यों हो रही है, बिकॉज ईयू समझता है कि जो फ्यूचर वर्ल्ड मार्केट है, 140 करोड़ पीपल इज अ वेरी बिग मार्केट। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आपकी शेप हो रही है, और इसका एजेंडा क्या, देखिए आज मॉर्निंग की न्यूज थी कि जो ऑटोमोबाइल्स के ऊपर जो 110% का जो टैरिफ लगता था, भारत ने उसको 40% कर दिया। देख लिया उसका एक दिन का विजिट में उसको कितना इसको फायदा हो गया इसको भारत से आने के लिए। तो अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बोल रहे हैं ना मदर ऑफ ऑल डील्स, ये एक्चुअली है मदर ऑफ ऑल डील्स, बिकॉज भारत भी एक्चुअली देख रहा है कि ईयू जैसा जो आपका ग्रुप है, बिकॉज अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, हमारे जो ऑटोमोबाइल हमारा इसको सेक्टर इंपैक्ट हो गया, हमारा एग्रीकल्चर इंपैक्ट हो गया, और जो हमारे डेयरी आपके प्रोडक्ट्स आपका इंपैक्ट हो गए, और आपकी मशीनरी इंपैक्ट हो गई। आज जो ये डील होगी, आपको कल पता चलेगा, इस पे सिग्नेचर होंगे मोस्ट प्रोबेबली। इसमें मशीनरी होगी, इसमें बेस मेटल्स होंगे, इसमें आपकी टेक्सटाइल्स होगी, और बहुत सारे केमिकल्स होंगे। ये बहुत बड़ी डील है, इतनी छोटी मोटी डील नहीं होने वाली है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे जो इकोनॉमी है, फ्री ट्रेड इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, इसको ईयू और भारत की पहली बार बन रही है, और एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन एस्टैब्लिश। परफेक्ट, ये बात भी आपने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी। देयर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ। ईयू भी यहाँ पहुंचा है, तो इतने सारे सैंक्शंस, सारी चीजें आपने क्रिस्टल क्लियर कर दी कोचर सर। अब मैं जल्दी से रत्नाकर जी आपके पास। रत्नाकर जी, आपदा में अवसर, आपदा में अवसर, अभी आपदा भी है, अवसर भी है, लगेगा ना छक्का? रोहित जी, देखिए, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ आरोप लगा रहे थे, उसका स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आरोप लगाते हैं आप, उसमें तथ्य होने चाहिए। अभी ये कह रहे थे कि डीआरडीओ हमने बनाया, बिल्कुल इस बात से एकदम 100% सहमत हैं, मैं भी, आप भी। लेकिन क्या डीआरडीओ में जो वैज्ञानिक काम करते थे, उन वैज्ञानिकों को आपने फाइनेंशियली सपोर्ट किया कभी? उस तरह का बजट कभी डीआरडीओ के लिए दिया कि आप जो कीर्तिमान आज हम स्थापित कर रहे हैं, जो मंगलयान पे, जो मंगल ग्रह पे हम यान भेज करके, साउथ पोल में यान भेज करके विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, क्या यह दिन आपके शासनकाल में देखने को मिला? आज स्थिति ऐसी है कि 5G, आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी जी ने, कि 5G हम अपने दम पर लॉन्च करते हैं। इस तरह की तो बातें आज सार्थक हो रही है ना। ये आपने क्यों नहीं किया भाई? प्रश्न तो ये उठता है। और कैसा झूठ बोल रहे थे अभी ये बैठ करके यहाँ पे ही, कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप का नाम ही नहीं लेते, मेक इन इंडिया का नाम ही नहीं लेते। अरे भाई, आज ही उन्होंने कहा कि डिफेंस में 300 स्टार्टअप कंपनियां हैं। रत्नाकर भाई, उन्होंने पता है क्या कहा? रत्नाकर भाई, उनकी तरफ से यह आरोप है कि कर्तव्य पथ पर सिर्फ शोबाजी हुई है, धरातल पर कुछ उतर नहीं रहा। ये विपक्ष के कई चेहरों ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ शोबाजी,
अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ शोबाजी। कीर्तिमान गिना देता हूँ, हाँ। कुछ कीर्तिमान गिना देता हूँ, आप भी समझ जाएंगे, दर्शक भी समझ जाएंगे और इनको करारा कुशागर जवाब भाई भी मिल समझेंगे जाएगा। क्या? आज अभी दुनिया गिनवाता हूँ में आपको सारे सबसे कीर्तिमान ज्यादा तथ्यों के साथ। लेन देन डिजिटल भुगतान अगर कोई हो पा रहा है तो हाँ। भारत देश कर रहा है सबसे ज्यादा। हाँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आज भारत की स्थिति ऐसी है कि अमेरिका में जो एप्पल फोन इस्तेमाल हो रहे हैं हाँ। वो 70% भारत में बने हुए अरे वाह, एप्पल फोन वाह, है। वाह। ये कीर्तिमान हमने स्थापित हाँ, किया है। ठीक और है। ये संभव क्यों हो पाया है? हाँ। ये संभव हो पाया है हमारी नीतियों से। और आज देखिए विक्रांत, मोदी जी ने भी अभी जिक्र किया, हाँ, INS विक्रांत जैसे लड़ाकू शिप हाँ, हमने INS आज विक्रांत, बनाए yes। हैं जो जिसका लोहा पूरी दुनिया वो मानता तो हर कोई है। मानते हैं, वो तो और कुशागर वंदे भी मानेगा। भारत कुशागर भाई अभी कई माइलस्टोन गिनवा रहे थे रत्नाकर जी, आईएनएस विक्रांत का भी जिक्र कर रहे थे, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का जिक्र कर रहे थे। आईएमएफ तो भारत का नहीं है, आईएमएफ भी कह रहा है, उसने भी अपनी एक्सपेक्टेशन और बढ़ा दी, जो पहले 7.6.8 कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि हो सकता है अगली तिमाही का जो रिजल्ट आए, जीडीपी ग्रोथ आए, वो 7.2 हो। ये सब है ना चीजें, और आपने सर पकड़ लिया था अपना कुशागर भाई। मैं इसीलिए मैंने सर पकड़ा था हाँ। क्योंकि ये बेचारों को, मेरे को लगता है रत्नाकर जी बहुत अच्छे इंसान है, वो तो मगर है। इन्हें व्हाट्सएप पे ना इनका आईटी सेल बड़ी गलत जानकारियां देता है। मेरे को बड़ा बुरा लगता है रत्नाकर जी के लिए, सीरियसली। मैं छोटा सा आपका टाइम लेना चाहूंगा। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना होती है। जी। ये वही डीआरडीओ है जो डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से बनता है, जो हमारे देश को आगे जाके स्वदेशी हथियार और आत्मनिर्भर बनने की शक्ति आज तक प्रदान कर रहा है। ये कांग्रेस समय का काम है, आप इसे दरकिनार नहीं कर सकते रत्नाकर जी। नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे बेल भी बनता है, एचएएल भी बनता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भी बनती हैं, जिसके तहत आज भी हमारा डिफेंस सेक्टर लगातार मजबूती से चल रहा है। और उन्हीं को फाउंडेशन लेकर आज की प्रेजेंट सरकारें भी काम कर रही हैं। ये सारी नींव, ये सारी संस्थाएं कांग्रेस सरकार के द्वारा दी गई। और यूपीए सरकार में जिस तरीके से लगातार डिफेंस बजट को बढ़ाया गया और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी, जिसके तहत स्वदेशी हथियारों को बनाना और ये मेक इन इंडिया का जो ढोल पीट रहे हैं, ये सारी 2011 की ये नीति थी, डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी, जो मनमोहन सिंह के अंतर्गत ये पास हुई, जिसके तहत डिफेंस प्रोडक्शन में ये लोग काम कर पा रहे तो हैं। भारत फिर देखिए, काम 11वें अटल बिहारी स्थान पर वाजपेयी क्यों जी ने रहा? नहीं करा, हम किसी के भारत काम विश्व को में दरकिनार 11वें नहीं स्थान कर पे ही सकते। क्यों रहा? मगर ये कहना कि भारत काम ने सिर्फ कीर्तिमान स्थापित 2014 क्यों से नहीं किए? 2000, किसी भी देखिए मैं सेक्टर आपके में। बीच में नहीं बोला था रत्नाकर जी, उत्तेजित होइएगा, अभी अभी और मौके दूंगा उत्तेजित होने के। अब बात आती है कि इन्होंने तो बोला आप कि होते हम हैं, मैं तो शांति से डिबेट करता हूँ। तो रत्नाकर जी तो सुनिए रत्नाकर ना, जी, वो तो आप- बनता भी है ना, महाराष्ट्र में देखिए। बीएमसी में शानदार, अभी नए नवेले नितिन नवीन जी मिले हैं, आप तो रहेंगे। वो कह रहे हैं कि उनको आप पर तरस आता है। मैं कह रहा हूँ ऐसा तरस हमें- आए पूरे हमें देश तरस में, आप लोगों की इसलिए आता सरकार है। अच्छा, बन रही है, एक प्रश्न तरस सिर्फ कांग्रेस पूछ को आ रहा है। देश को जुमलेबाजी रोहित भाई, में घेर सिर्फ फेंका। एक प्रश्न का जवाब इनकी दे देंगे बातों ये, में सिर्फ और एक इनके प्रश्न का। भाषण में पूछ लीजिए, पूछ मेरे- लीजिए, धरातल की मेरे सिर्फ सच्चाई है, एक वो प्रश्न का बहुत- जवाब दे एक देंगे। बहुत पूछ लीजिए। अलग तस्वीर दिखाती हाँ। है। हमारा देखिए कहने का ये देखिए, मतलब है, अभी ये education तमाम की जो ये इन्होंने बात चीजें करी। गाथा गा रहे हैं, अब देश की देखिए, देश की अब ये जनता बोलने जानती नहीं है कि देंगे, क्या क्योंकि सच्चाई ये है पता है ये इसमें। गलत साबित हो मैंने जाएगी। एक प्रश्न क्योंकि ये पूछा, सारी पॉलिसी उसका जवाब आया नहीं। पूछ लीजिए सवाल क्या? प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका भी जवाब नहीं आया। क्या सवाल है रत्नाकर जी? मजबूती दी है। सवाल ये है हाँ, कि जब ये हमारे ऊपर नफरत की राजनीति का प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, हाँ। मैंने इनसे उमर खालिद के ऊपर अपना वक्तव्य देने के लिए बोला, हाँ। नहीं बताया, ये चले गए अभी मुक्तेसरानंद के यहाँ, हाँ। और हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम किया। नहीं, पर आज उमर मैं खालिद पर पूछना तो रियाक्ट चाहता हूं करे ना यहाँ। करे, क्या फर्क पड़ता है? वो थोड़ी या तो हाँ। इन्हीं से बुलवा अब लीजिए। मैं सिर्फ प्रश्न पूछ रहा हूँ, रोहित भाई, ये जवाब सारा दे दो, समय क्योंकि तो इन्होंने इन्हीं नहीं नहीं, आरोप कुशागर लगाया। भाई, हम क्या करें फिर कुशागर भाई, कुशागर भाई, सबसे ज्यादा वक्त आपको दिया वैसे मैंने, लेकिन नहीं, हाँ जल्दी नहीं, से सवाल अभी पूछ 4 लीजिए। मिनट इन्होंने देखिए लगातार बोला, मुझे मेरी बात नहीं, तो पूरी करनी है। शंकराचार्य ने, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने हाँ, राहुल ये गांधी। कहा है, हाँ। ये कहा है, हाँ। ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, तो मैं हाँ। प्रश्न पूछता हूँ। हाँ, जल्दी, जल्दी। ये कहा है हाँ। कि राहुल गांधी हिंदू नहीं ठीक है, है। ओके, इस प्रश्न का जवाब दे दे। ओके। उमर खालिद वाला प्रश्न का डन, जवाब डन, दे दे। डन। तो ये आपके नफरत सवाल आ गए, का कुशागर भाई, राजनीति कुशागर भाई कौन बोलिए। सुनिए तो कौन सही। देश में हाँ। लोगों को बरगलाता है, ये ठीक भी है। पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, बरगलाने का बोलिए। जो मतलब है ना, वो प्रधानमंत्री प्रश्न हर का बार जवाब, करते हैं सटीक जवाब दीजिए। और अपने मन की बात सटीक से जवाब। लोगों को बहुत अच्छे से देते हैं गोल रत्नाकर गोल जी, घुमाएंगे, और देश गोल समझ गोल। रहा है। मैं उमर खालिद पे आता हूँ। हाँ। उमर हाँ। खालिद अगर कसूरवार है, ट्रायल शुरू अगर करो, है, केस शुरू है कि करो। नहीं? अगर वो वक्तव्य कसूरवार जो दिया है, उससे कानून क्या के लगता है तहत आपको? सजा दो, आसाम को अलग कर ट्रायल देंगे? नहीं, शुरू रत्नाकर करो। जी, जो उसने बोला वो गलत बोला, लेकिन वो दोषी है कि नहीं, इसके लिए तो न्याय व्यवस्था है। अगर वो ये थोड़ी आप कसूरवार है, बोल उसको सकते हैं या जेल में कुशागर डालो। बोलेंगे। मत निकलने दो। हाँ,
अब मैं आता हूँ शंकराचार्य जी जल्दी की बात जल्दी जल्दी, देखिए, कोचर सर विल कंक्लूड माय शो टुडे। हाँ हमारे हिंदुओं में संत शिरोमणि शंकराचार्य जी के साथ माघ मेले में जो बर्बरता हुई है, राहुल गांधी लगातार भाजपा हिंदू नहीं उनको है। प्रताड़ित कर रही है। इस इनके लिए बात को शर्म आप आनी स्वीकार चाहिए करते भाजपा हैं, को, जो हिंदुओं इस का बात चेहरा को अपने आप स्वीकार बताने करते हैं। को अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है, देखिए, इस बात को आप जब हम स्वीकार करते 2009 हैं। में राइट टू उमर एजुकेशन खालिद का ने कहा है कि कानून असम को लेकर अलग आए, कर देंगे, समांतर नॉर्थ शिक्षा ईस्ट का को अलग कानून कर देंगे, लेकर आए। चिकन नेक को भाजपा ने काट देंगे। लगातार इस एजुकेशन बात का पे बजट आपको कम नहीं किया लगता है, कि वो चाहे दोषी रिसर्च है? एंड डेवलपमेंट का अगर हो, चाहे दोषी है डिफेंस कि का क्या हो, बात है भाई? चाहे एजुकेशन का हो, लगातार इन्होंने बजट कम किया है। नैब के अकॉर्डिंग आपको 6% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च करना था, मगर वो सिर्फ आपने 4% खर्च करा। लगातार आपके राज्य में सरकारी स्कूल कम होते जा रहे हैं और जो बचे हुए हैं उनकी मेंटेनेंस जीरो है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश का तमाम न्यूज चैनल मीडिया आज आपकी कलई खोल रहा है। और जिस तरीके से लगातार आप डिफेंस बजट कम कर रहे हैं, आरएनडी को बजट अलॉट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मॉडर्न वॉरफेयर सारे जितने भी आप कैसे अपने आप को ब्रह्मोस से सक्षम लेके बनाएंगे? और तमाम जिस तरीके तमाम से जो मिसाइलें रोहित जो भाई, बनाई गई हैं EU वो से जो अपने डील चल रही है, भारतीय मैं जनता 10 पार्टी के सेकंड दूंगा रोहित शासनकाल भाई। में बनाई गई है। रोहित भाई, आत्मनिर्भर अगर रत्नाकर भाई, आत्मनिर्भर सेना रत्नाकर को भाई, एक बनाया मिनट, गया कुछ है, इंपॉर्टेंट कह रहे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल रत्नाकर में भाई आ रहा हूँ, बनाया आपको गया है। आत्मनिर्भर आपको बना रत्नाकर किसी भाई का आ रहा हूँ क्या आपके है? पास। कुशागर भाई क्या बोल रहे हो? यू के बारे में क्या कह रहे थे बताइए। आत्मनिर्भर आज सेना है, रत्नाकर भाई आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। स्वनिर्मित रत्नाकर भाई आ रहा हूँ। स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है और दुनिया को दिखा दी। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा दिया कि किस तरह से हम अरे आप आत्मनिर्भर हैं। सेना का और आप क्रेडिट क्यों अपने लेते हैं? शस्त्रों के वो बदौलत सेना हम का किसी शौर्य से भी है। किसी सेना को के भी क्रेडिट के नाम पे वोट लगाते हो। अगर कोई हमारे सेना ऊपर के नाम आतंकी पे हमला ढिंडोरा करेगा पीट तो हम के उसको अरे सजा कोई देंगे। बात नहीं कुशागर भाई, लेने दो ना, कोई बात नहीं। इंदिरा जी ने भी 2 टुकड़े किए थे, इंदिरा जी ने थोड़ी सेना नहीं किए थे, लेते हैं लोग, लेती है सरकारें क्रेडिट, लेती है सरकारें कुशागर भाई, सरकारें क्रेडिट लेती है क्रेडिट सरकारें। हम तो इंदिरा जी बड़ी रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रही। हाँ हाँ, इलेक्शंस में बोर्ड नहीं लगाए सेना के नाम के, हाँ। जहाँ सेना की फोटो इतनी हो जाती है और मोदी जी की इतनी हो जाती है। हाँ। ऐसे ऐसे ढोंग हमारी ये कांग्रेस डिफरेंस है जी, कांग्रेस एंड बीजेपी। इंदिरा जी के नाम पे 30 ये सेकंड लोग दे रहे हो आज रत्नाकर जी, इंदिरा बस जी फिर के मुझे नाम कंक्लूड पे करना है। सेना और इंदिरा सरकार जी में के नाम पे रत्नाकर भाई, आज 30 भी सेकंड। वोट मांगते आज हैं। भी ये सेना वोट के मांगते एक हैं। आज भी आर्मी इंदिरा चीफ जी तक के का नाम नाम पे ये देश लोग को वोट पता है। मांगने का काम आप करते लोगों ने हैं। हमेशा खुद तो सेना कुछ का कर क्रेडिट नहीं छीनने पाए। की कोशिश खुद करी तो है। यूपीए आप शासन लोगों ने काल में हमेशा देश सेना को को, Okay, done. अगर इतना आप सेना को मजबूत करना खुद बड़े चाहते से तो बड़े बताइए। रत्नाकर भाई घोटाला आपकी बात किया आ रही है, आपने। कुशागर भाई आपकी बात आ गई है, प्लीज अब आपको थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। कोचर सर, यू विल कंक्लूड माय शो। कोचर सर, बीइंग अ डिफेंस एक्सपर्ट, बीइंग इन अ मैन इन यूनिफॉर्म, मैं आपसे जानना चाहूंगा स्पेसिफिकली रक्षा क्षेत्र। आ रहा हूं कुशागर भाई, कुशागर भाई, कोचर सिर्फ सर 10 सेकंड में लूंगा, सिर्फ 5 10 सेकंड दे सेकंड। पाऊंगा, उससे ऊपर नहीं। हाँ, एफटीए के जो बात चल रही है, फ्री ट्रेड Free trade, एग्रीमेंट की, अगर आप हाँ। देखेंगे मनमोहन सिंह के समय 2004 में इंडिया यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू होती है। ठीक है। और आज जिस डील को ये मदर ऑफ ऑल नहीं, ये डील्स कोई बोल मना रहे नहीं हैं कर सकता ना, कांग्रेस credit ले अपने रहे वक्त तक रही है, हैं। कांग्रेस ने negotiation बेस 2005 कांग्रेस ने बेस बनाया, नो डाउट। अच्छी चीजें भी रही होंगी, बुरी चीजें भी रही होंगी, फोकस कहां करना है वो देखना है। कोचर सर, प्लीज कंक्लूड माय शो। मुझे बताइए, एक डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते, खासकर रक्षा क्षेत्र में जहां हम आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, रत्नाकर भाई प्लीज। कोचर सर, आप देख रहे हैं जिस दिशा में रक्षा क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर में हमारे कदम ठीक ठाक बढ़ रहे हैं, और अग्रेशन की जरूरत है कि नहीं है? देखिए रोहित जी, इसको बजट आने वाला है अभी, इसको कुछ एक हफ्ते के बाद आएगा और फेब हम में। उम्मीद रखते हैं कि इस बजट में इसको डिफेंस को एक एटलीस्ट 15 to 20% इंक्रीज मैं चाहूंगा इस बजट में। Perfect. बिकॉज जिस तरीके की चुनौतियां हैं आज, बिकॉज आपने अगर एक 1.9% जीडीपी पे रखा है और अगर आप उसमें से उसको सैलरीज और पेंशन अगर आप निकाल दें तो वो 1.4% बच जाता है और उसमें 50% रेवेन्यू बजट को चला जाता है, जिसका मतलब कि जो आपका रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है, तो आपके पास कैपिटल के लिए 26% ही आपका बजट इसको इस्तेमाल हो रहा है कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए। तो मैं ये चाहूंगा, क्योंकि अभी जहां पे कैपेबिलिटी गैप्स हैं, अब आप इसको ईरान का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर मैं कंक्लूड करता हूं। आज ईरान ने अपने बजट को कैसे इस्तेमाल किया। ईरान ने अपनी इसको जो अपनी आर्मी को नहीं बढ़ाया, अपनी इस एयरफोर्स को नहीं बढ़ाया, बिकॉज ईरान जानता है कि अगर उसके पास मिसाइल्स होंगी और उसके पास अगर ड्रोन्स होंगे, आज उसके पास 3000 से ज्यादा मिसाइल्स है, इसीलिए उसको इजराइल भी उससे डरता है। तो
ये True. जो इस तरीके की प्राइवेटाइजेशन मैं चाहता हूँ Very गवर्नमेंट nice. एक्चुअली करे। आई एम श्योर आपके फालतू इनपुट्स बहुत, ये पैसा इनसाइट्स बहुत उसको फायदेमंद देने की रहेंगे। बजाय और आपने जिक्र कर ही दिया, बजट भी आ रहा है आज। वैसे तो आपसे इस बारे में और बात मुझे करनी है फिलहाल, लेकिन वक्त मुझे आज इतनी इजाजत दे रहा है। कोचर सर, इट्स रियली प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल। कोचर सर, थैंक यू सो मच। कुशाग्र भाई, ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। रत्नाकर जी, बहुत अच्छा लगता है आप आते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस डिबेट से जो चीज़ें निकली वो तो ठीक है, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज एक बार फिर से आखिर में भी आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने राइट्स को एंजॉय कीजिए, ड्यूटीज़ को फॉलो कीजिए। नमस्ते।